हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी चल रही होगी आशा करते हैं। और मैं करवाती हूँ आपकी सी टेट की तैयारी इस समय, जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है आपका। और मेरे इस चैनल पर CDP का आपका कंप्लीट पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, बाल विकास का। तो ये जो बच्चे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारा आपको पाठ्यक्रम जो है पहले पार्ट से लेके और लास्ट पार्ट तक आपका सैद्धांतिक रूप से सभी पार्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। और चैप्टर के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण बातें भी उसमें दी हुई हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और सबसे मेन चीज़ आपकी ये है कि सारे ही क्लासेस जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको एक भी पैसा उसका नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, विजिट करना है और आपको अपना लाभ उठाना है। तो हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं CDP के क्वेश्चंस, जो कि अब हम मॉक टेस्ट आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जो एग्ज़ाम तक चलेगी, क्योंकि पाठ्यक्रम हमारा कंप्लीट हो चुका है, पाठ हम पढ़ चुके हैं और अब क्वेश्चन आंसर हमारे चल रहे हैं। तो अगर आपने पाठों को नहीं देखा है तो आप पहले लेसन्स पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए। यदि आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर भी देखिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आपको पाठ का अध्ययन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अपने क्वेश्चंस। NCF 2005 बल देता है। NCF 2005 काहे पर बल देता है? ऑप्शन देखिए, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या इन सभी पर। किस पर NCF 2005 बल देता है? देखिए NCF 2005 का पूरा ही चैप्टर हमने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, है ना। NCF की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी NCF 2005। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 जो होता है, करके सीखने पर बल देता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर A, करके सीखने पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन देखिए, शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। आपको राइट आंसर देना है। कौन सा सही है? कौन सा सही है? देखिए, शिक्षण अनुभव को छोड़कर अन्य सभी मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर C, शिक्षण अनुभव, इसे छोड़कर, है ना। तो शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव जो है आपके मूल्यांकन त्रिकोण के भाग हैं और शिक्षण अनुभव नहीं है। अगला देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, या समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको राइट आंसर देना है। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान से समस्या का शीघ्रता से हल प्राप्त नहीं होता है, इनका मूल्यांकन किया जाता है। इस अनुसंधान में उपभोक्ता अनुसंधान करता नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने या इनमें से किसी ने नहीं। देखिए, आपको स्पेशली वीडियोस एक हमने डाल रखी है, 2 वीडियो डाल रखी हैं, 1-2, जो कि सारे ही कथन, सारे मनोविज्ञान के कथन, परिभाषाएं सब उसमें हमने ऐड की हुई हैं। और आशा करते हैं आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप उसे देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो सारी ही परिभाषाएं हैं उसमें, सारे ही कथन हैं उसमें, और सारी ही चीज़ें जो जनक भी हैं, जैसे जिन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं लिखी हैं, कौन कौन से सिद्धांत किस किस के द्वारा प्रतिपादित किए हुए हैं, सारी ही चीज़ें आपको एक वीडियो में निचोड़ के रूप में मैंने उसमें प्लेलिस्ट में दी हुई है। आप उसे जाकर विजिट करके देख सकते हैं, आपको सारी जानकारियाँ एक जगह पर मिल सकती हैं। और चैनल पे तो वैसे भी सारा पाठ्यक्रम तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है। तो अगर आपने वह चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको पता होना चाहिए ये किसने कहा है। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा है? राइट आंसर दीजिए। वातावरण भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसने दिया है? रॉस ने। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर B। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? 7 वर्ष की आयु पर होता है, 11 वर्ष की आयु पर होता है, 9 वर्ष की आयु पर होता है या 6 वर्ष की आयु पर होता है? राइट आंसर देना है आपको। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस वर्ष की आयु पर होता है? देखिए, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, 11 वर्ष। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल,
मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी बताना है आपको। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? देखिए, स्नायु मंडल मांसपेशियों में वृद्धि तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स तीनों ही शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो स्नायु मंडल भी, मांसपेशियों की वृद्धि भी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी, ये तीनों ही शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला देखिए, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था होती है इसमें बच्चों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत ही बढ़ती है? शैशव काल में, उत्तर बाल्यकाल में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में? किस अवस्था में जो बच्चों में जो है खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति बहुत ही बढ़ जाती है? देखिए, उत्तर बालकाल अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत ही बढ़ जाती है। उत्तर बालकाल में बालक में जिज्ञासा का स्तर बढ़ता है तथा उसका संवेगात्मक विकास तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यकाल। अगला देखिए, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक का सिद्धांत क्या कहा जाता है? अधिगम अंतरण का थार्नडाइक का सिद्धांत क्या कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? थार्नडाइक का सिद्धांत जो होता है अधिगम अंतरण वाला, उसे क्या कहते हैं? और देखिए, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार नए कौशल को सीखने में कुछ वैसे ही समरूप तत्व उपस्थित रहते हैं जो पहले सीखे गए कौशल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? पहला है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। कौन सा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है? आपको राइट आंसर देना है। देखिए, अभिप्रेरणा को छोड़कर अन्य सभी वंशानुक्रम के जो है नियम हैं। तो यहाँ पर समानता, विभिन्नता और प्रत्यागमन, ये तीनों ही वंशानुक्रम के नियम हैं, अभिप्रेरणा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा। किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? आपको ऑप्शन देखिए, 3 अथवा 4 वर्ष तक, 6 अथवा 7 वर्ष तक, 8 अथवा 9 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं? आपको राइट आंसर देना है। देखिए, 3 अथवा 4 वर्ष तक के बालकों में की दृष्टि तथा श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, 3 अथवा 4 वर्ष। अगला देखिए, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक? क्या चीज़ संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है? देखिए, संकेत अधिगम के अंतर्गत पारस्परिक अनुकूलन सीखा जाता है जो व्यक्ति को सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। मनोविज्ञान, वातावरण व मनोदैहिक का संबंध संकेत अधिगम से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक अनुकूलन। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? ऑप्शन है आपके भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम। कौन सा है? देखिए, रुचि एक अर्जित प्रेरक है का उदाहरण है, भूख जैविक प्रेरक है, विश्राम शारीरिक प्रेरक है तथा पुरस्कार प्रोत्साहन का प्रेरक है। ठीक है, देखिए समझिएगा, रुचि जो है आपकी अर्जित प्रेरक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, रुचि अर्जित प्रेरक है, और भूख जो होता है आपका जैविक प्रेरक है, विश्राम शारीरिक प्रेरक है तथा पुरस्कार प्रोत्साहन संबंधी प्रेरक है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, रुचि। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा किसके द्वारा वर्णित होती है? ज्ञानात्मक जागृति के द्वारा, भावात्मक जागृति के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? आपको राइट आंसर देना है। देखिए, अभिप्रेरणात्मक भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करने पर उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक जागृति। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतन एक मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? चिंतक मानसिक क्रिया का, चिंतन जो है मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू है, भावात्मक पहलू है, क्रियात्मक पहलू है, या इनमें से कोई नहीं? आपको राइट आंसर देना है। देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। किसी भी चिंतन से पूर्व ज्ञान या जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के चिंतन प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही आता है, ऑप्शन नंबर ए, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन है आपके बाल अवस्था में, या शैशवावस्था में, किशोर अवस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? राइट आंसर आपको देना है।
देखिए, 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बालावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। किशोर अवस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर के जीवन के बौद्धिक स्तर पर पड़ता है। विकास की इसी अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, किशोर अवस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? आपको राइट आंसर देना है। किस पर प्रभावित होता है, आधारित होता है? देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शिशु के भविष्य के व्यवहार पर उसकी मूल प्रवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 1, मूल प्रवृत्तियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत पर कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन है आपके कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर। देखिए, आपका पूरा ही चैप्टर हमने सारे ही करा रखे हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ही मनोरंजक चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो आप उसको भी विजिट करके ज़रूर देखिए चैनल को, क्योंकि जो है उसमें आपको इससे ज़्यादा अच्छी से अच्छी और जानकारियाँ भी पाठ को पढ़ने से मिलती हैं। तो आशा करते हैं आप लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे और विजिट करेंगे चैनल पर। प्लेलिस्ट में आपको सारी ही चैप्टर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। कोई भी आपको उसमें एक पैसा पेड नहीं करना है। सारा ही सिलेबस, पूरा सिलेबस, पाठ्यक्रम से लेके पहले पार्ट से लेके आपका लास्ट पार्ट तक सारी वीडियो प्रोवाइड हमने करा दी हैं और अब क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं जो आपके एग्जाम टाइम तक चलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को जो है सपोर्ट मिलेगा हमारी वीडियो से। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी ये जो हम मेहनत कर रहे हैं वह हमारी सफल है, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमको बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, सपोर्ट कीजिए हमें। और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमारे साथ बने रहें। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इसमें आपका कुछ नहीं जाना है, 1 रुपया नहीं खर्च होना है, लेकिन हमें जो है मनोबल मिलता है, उससे हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए, कमेंट्स भी कीजिए। कमेंट्स करेंगे तो आपका स्पेशली नाम आता है, उससे हमें अच्छा लगता है कि इस बंदे ने हमें जो है बच्चे ने हमें और जो है कमेंट्स किया है और ये बच्चा हमें सुन रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन किया हुआ है कि अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने में सिद्धांत में कोहलर ने किस तरह प्रयोग किया था। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर इसका क्या है। देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। इसमें कोहलर ने अपने प्रयोग एक वनमानुष पर किया था। किस पर किया था? वनमानुष पर। और वनमानुष का नाम पता है क्या था? वनमानुष का नाम था सुल्तान। सुल्तान नामक वनमानुष पर किया था। ठीक है, ऑप्शन में क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि कोहलर ने अपने सिद्धांत में जो जिस वनमानुष पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? सुल्तान। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले, अगला क्वेश्चन देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में किस में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता में उच्च होंगे, अध्ययन में उच्च होंगे, या विश्लेषण करने में उच्च होंगे, या अच्छे अंक प्राप्त करने में उच्च होंगे। आपको राइट आंसर देना है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे किस में उच्च होंगे। ठीक है, आंसर दीजिए। देखिए, सृजनशीलता का बुद्धि से गहरा संबंध है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, सृजनशीलता। अगला देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? अवधि है, नवीनता है, रुचि है या आकार है? आपको राइट आंसर देना है। अवधि है, नवीनता है, रुचि है या आकार है ध्यान को केंद्रित करने की जो है आंतरिक दशा। देखिए, रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करने वाली केंद्रीय शक्ति होती है रुचि। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, रुचि। अगला देखिए, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? निम्न में से किस विधि का प्रयोग जो है स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि? राइट आंसर दीजिए। देखिए, तार्किक विधि को छोड़कर अन्य सभी स्मृति मापन की विधियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, तार्किक विधि। ये नहीं है। ठीक है, प्रत्याह्वान विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि जो है स्मृति मापन के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मरे के द्वारा या बेल के द्वारा? राइट आंसर बताना है आपको।
देखिए, अगर आप क्वेश्चन आंसर में अटक रहे हैं तो जैसी बात है, आपने पिछली वीडियोस हमारी कंप्लीटली नहीं देखी हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप जो है चैनल पर विजिट कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पाठ को पढ़ने से ही आप अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं राइट क्या है इसका। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मरे द्वारा किया गया था। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं तथा एक कार्ड सादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 मरे। अगला देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। कौन सा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। बहुत ही इजीला सवाल है ये तो चल ही रहा है इस समय। बाल केंद्रित शिक्षा है, राइट है आप। ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए आपका, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। आपको राइट आंसर देना है। देखिए, वर्गीकरण के सिद्धांत को छोड़कर अन्य सभी वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 वर्गीकरण का सिद्धांत आपका जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ये निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिगता का सिद्धांत जो है आपका विकास के सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन देखिए आपका, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सादृश्यता का नियम या सहचार्य का नियम। किस नियम पर आधारित है? राइट आंसर बताना है आपको। देखिए, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। थार्नडाइक ने अपने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत व आधार बनाकर सीखने संबंधी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होता है, ऑप्शन नंबर 3 तत्परता का नियम। अगला देखिए, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके समानीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। कौन सा आंसर आपका सही है? राइट बताइए। देखिए, संप्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है आपके टॉलमैन के द्वारा, बैंडूरा के द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा या कोहलर के द्वारा। देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय आपका बैंडूरा के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बालकों के व्यवहारों की व्याख्या प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन नंबर 2 बैंडूरा, ठीक है। देखिए, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में पूछा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। क्या चीज़ है बच्चों में जो प्रगतिशील परिवारों में कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? देखिए, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में संबंध, जिज्ञासा, आक्रामकता की अपेक्षा उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपलब्धि। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, समान बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वास्थ्य वातावरण। ऑप्शन आपको देखें, समान बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? देखिए, स्वस्थ वातावरण को छोड़कर अन्य सभी पिछड़ेपन के कारण हैं, ठीक है। तो यानी कि सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष और विशिष्ट पिछड़ापन स्वस्थ पिछड़ेपन के कारण है, और ये जो है स्वस्थ वातावरण स्वस्थ जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाता है अपना, ऑप्शन डी। अगला देखिए, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है आपके, मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या कैटल ने। आपको राइट आंसर देना है, किसने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? देखिए, हिप्पोक्रेट्स ने द्वारा
व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सही हिप्पोक्रेटस। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटस ने पहला जो है आपका व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला देखते हैं, समान तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? समान तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है यहाँ पर अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने। राइट आंसर आपको देना है, किसने किया था समान विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने। राइट आंसर आपको देना है। देखिए, समान और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। अगला देखिए, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके समस्या समाधान विधि या रक्षात्मक यांत्रिकता या व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? राइट आंसर आपका होगा रक्षात्मक यांत्रिका को तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहते हैं, जबकि समस्या समाधान विधि द्वारा तथा व्यक्तिगत विधि का संबंध प्रत्यक्ष ढंग से होता है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, रक्षात्मक यांत्रिकता। अगला देखिए, स्पेस है यहाँ पर, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, कौन सा होता है? तनाव होता है, पिछड़ापन होता है, डिस्लेक्सिया होता है या इसमें से कोई नहीं। देखिए, सारे ही चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं ये, और क्वेश्चन आंसर करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए। CDP का सारा ही पाठ्यक्रम आपको मिला हुआ वहाँ पे मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया आपको उसका नहीं देना है। तो देर किस बात की है, चाहे फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ़ौरन विजिट कीजिए प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव होता है, डिस्लेक्सिया होता है, पिछड़ापन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम स्वरूप डिस्लेक्सिया विकार होता है। इससे पीड़ित छात्रों को पाठ पढ़ने में समस्या होती है, साथ ही शब्दों को लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्लेक्सिया। अगला देखिए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि स्पेस है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। आपको बताना है मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालकों को रखा जाता है। तो ऑप्शन है आपके 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच या इनमें से कोई भी नहीं। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा सही रहेगा यहाँ पर? देखिए, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को साधारण मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70 से कम। यदि आपको सारा ही पूरा चार्ट इसका देखना है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपकी बुद्धि लब्धि वाला जो चैनल है IQ वाला, उसमें सारी ही डिटेल इसकी दी हुई है, आप उसको देखिए और आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ पाठ को पढ़ने से मिलती हैं। क्वेश्चन आंसर करने से, पाठ को पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव हमारे जो है मस्तिष्क पर पड़ता है। तो पहले आप पाठ को पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कैसे बच्चों में होती है? ऑप्शन देखिए, पिछड़े हुए बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों में या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता पूछी है यहाँ पर। तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या CCE। इसमें से कौन सा जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? आपको राइट आंसर देना है। देखिए, मानक को छोड़कर अन्य सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। ठीक है, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE जो है मूल्यांकन के प्रकार हैं, लेकिन मानक नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानक। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? आपको राइट आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? ऑप्शन है आपके सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, दूसरा सृजनशीलता की को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, तीसरा C है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। देखिए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो है
सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। अगला देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, आपको राइट आंसर देना है। आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, या इनमें से कोई नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, या इनमें से कोई नहीं, आपको राइट आंसर देना है। देखिए, शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थी एक आश्रित चर होता है, क्योंकि उसे गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, बच्चा जो है टीचर के आधार पर चलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रित चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे हैं। आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के कितने घंटे हैं, 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे। देखिए, आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करता है। कितने घंटे, 45 घंटे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 45। आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के 45 घंटे हैं। ठीक है, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन है आपके, पॉवलव ने, स्किनर ने, वाटसन ने, या थॉर्नडाइक ने। देखिए, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो आपने पूरे पाठ का अध्ययन किया होगा उसमें, तो आप आराम से इस चीज़ को बता सकते हैं कि अधिगम में जो है किसने प्रभाव का नियम दिया है। देखिए, अधिगम में जो है प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। इस नियम अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। तो सब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, थॉर्नडाइक। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। ठीक है, आगे देखिए, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है। ऑप्शन है आपके, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, या उद्दीपक वस्तु प्रविधि, या प्रकाश, ध्वनि, गंध, या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। आपको राइट आंसर देना है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है, कौन से हैं। देखिए, रुचि, लक्ष्य तथा अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आपको राइट आंसर बताना है, बाल मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान केवल, ऑप्शन देखिए, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या केवल गर्भावस्था की अवस्थाओं का विशेषताओं का अध्ययन, या केवल बालावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है इसमें से। देखिए, केवल शैशवावस्था भी नहीं होगा, केवल गर्भावस्था भी नहीं होता है, गर्भावस्था तो होगा ही नहीं, क्योंकि बाल मनोविज्ञान लिखा हुआ है। केवल गर्भावस्था नहीं होगा, है ना, केवल गर्भावस्था नहीं होगा, ना केवल शैशवावस्था होगा, ना केवल बालावस्था होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही जाता है ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। बच्चा जैसे ही गर्भ में प्रवेश करता है तब से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन जो है हम बाल मनोविज्ञान के क्षेत्रों में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शन हमने की है। तो आशा करते हैं आप लोग पूरी ही वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और स्किप करने से क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो स्किप मत कीजिएगा। तो हमें बतानी है आपको कि वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के कारण अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपके, डाउन सिंड्रोम, या टर्नर सिंड्रोम, या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, या विल्सन सिंड्रोम। कौन सी अवस्था जो है कहलाती है 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने पाने के कारण। देखिए, जो अवस्था माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है, वह होती है डाउन सिंड्रोम। कौन सी, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन है आपके, पूर्व पारंपरिक अवस्था, या पारंपरिक अवस्था, या पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है आपको।
देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के प्रथम स्तर पूर्व पारंपरिक अवस्था पर बालकों की नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों अर्थात बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर मत जाइए क्योंकि नंबर के हिसाब से नहीं है, मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लियर करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। देखिए, कूट वाले हो जाते हैं, क्रम वाले भी हो जाते हैं। ऑप्शन आपके पेपर में आते जरूर है, तो आपको ये भी जरूर याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज। दूसरा देखिए ऑप्शन, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु या युग्मनज, या फिर ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, या अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। देखिए, अगर आपने पाठ को पढ़ा है, पिछली वीडियो हमारी देखी है, देखिए सारे ही पाठ आपको कम्प्लीटली हमने तो करा रखे हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है। पाठ्यक्रम से लेके पहले पार्ट से स्टार्ट करके आपको लास्ट पार्ट तक सीडीपी का पूरा पाठ्यक्रम हम आपको दे चुके हैं। अब सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। सॉरी। देखिए, सबसे मेन होता है आपको क्वेश्चन करने से पहले पाठ को पढ़ लेना। तो अगर आप पाठ को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप इन चीज़ों का आंसर फटाफट दे पाएंगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो भी हमारी जाके जरूर देखें, जिसमें हमने बहुत सी जानकारियाँ आपको दी हुई हैं जो क्वेश्चनों में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ आप उसका भी अध्ययन जरूर करें। तो यहाँ पर सही क्रम आपको बताना है कौन सा वाला सही है। देखिए, सही क्रम इसका होता है अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज और फिर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है मेरी को, खांसी हो रही है, क्षमा चाहते हैं, बार बार ठसों का लग रहा है बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। पूरा पाठ आपको इसमें का पढ़ा चुके हैं हम, ये वाला सारे ही पाठ पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये स्पेशली पाठ है एक जिसमें जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। आप पूरा पाठ भी देखिए, उसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि आप संग में नोट्स बनाते हुए चलें, और क्योंकि पाठ के साथ साथ आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, मैंने आपको नोट्स करने के लिए कह रखे थे। तो अगर आपने नहीं देखे हैं उसे भी जाकर आप देखिए। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है आपके क्रेशनर, युंग, शेल्डन या स्प्रिंजर। किसके द्वारा किया गया है। यदि पाठ पढ़ा है तो बिल्कुल सही जवाब आपका आराम से आ ही जाएगा। हाँ, चलिए हम बताते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, युंग के द्वारा। हम तो राइट आंसर बताएंगे ही, आप अपना जो है आईक्यू टेस्ट कीजिए ना, लास्ट में तो हम बता ही रहे हैं आंसर। अगला देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। विधियाँ देखिए कौन कौन सी हैं इसमें ऑप्शन में, निगमन विधि, आगमन विधि, अंतदर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। राइट आंसर देना है आपको, कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण जो है आगमन विधि के उदाहरण है। किस विधि के, आगमन विधि के सोपान हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। अगला देखिए, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है। इदम में, अहम में, पराअहम में या परिस्थितियों में। राइट आंसर बताइए। देखिए, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण पराअहम में होता है। किस में होता है, पराअहम में। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, व्यवहारवादी। कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। किसने कहा था। ऑप्शन है आपके फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या होल्जिंगर। किसने कहा था। देखिए, एक स्पेशली वीडियो, एक नहीं, मैंने 2 वीडियो और एक महामैराथन करके वीडियो डाली हुई है, जो कि आपकी जो है क्वेश्चन सारे की सारे उसमें जो है परिभाषाएं, सिद्धांत और जनक जो है दिए हुए हैं।
अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर विजिट कीजिए, सारी ही परिभाषाएं आपकी उसमें मिल जाएंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, और आपको देखनी चाहिए क्योंकि परिभाषाएं और जो है जो कथन होते हैं, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, या ये परिभाषा किसकी है, या ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये सारी चीज़ें आपको निचोड़ मैंने एक वीडियो में बनाकर दे रखा है। आप चैनल पर विजिट कीजिए, CTP के पाठ्यक्रम के साथ में वह सारा की सारा उस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर विजिट कीजिए, देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर ऐसी चीज़ें ज़रूर देखिए कि जो आपको एक वीडियो में ही बहुत सी जानकारियाँ जिसमें मिल जाएँ। ठीक है, वो वीडियो मेरी हमारे चैनल पर ऐसी है कि कुछ वीडियोस कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने उसमें कलेक्ट करके दी हुई है, जो आप अच्छे से उसे अगर देख लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है ना। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बार बार आपसे कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और चलिए आगे देखते हैं, कौन से भाई मनोविज्ञान ने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। वाटसन ने। ठीक है, किसने कहा था? वाटसन ने। तो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, वाटसन। अगला देखिए, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ऑप्शन देखिए, उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, या उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या उद्दीपन की सक्रियता की। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? देखिए, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका प्रमुख होती है। कम या मंद उद्दीपन की अपेक्षा तीव्र उद्दीपन की स्थिति जो होती है ध्यान को अधिक आकर्षित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 1, उद्दीपन की तीव्रता। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। निम्न में से कौन छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ऑप्शन है आपके शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। राइट आंसर बताइए। देखिए, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला जो है वह है प्रेरणा। रुचि बच्चों में केवल सीखने में ही सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके दृष्टिकोण, प्रवृत्ति तथा अन्य व्यक्ति संबंधी विशेषताओं के निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला विकसित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रायड के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही है? देखिए, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों का धारण करने के पुनर्स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। यह फ्रायड ने यह कहा, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने पर पहले या की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता विस्मरण कहलाती है। जब फ्रायड ने कहा है विस्मरण भय प्रवृत्ति, इसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह फ्रायड के अनुसार उसमें से कोई कथन सही नहीं है। आपको बताना है फ्रायड ने कौन सा कथन कहा है। अगर आपने कथन वाली वीडियो देखी है हमारी तो आपको ये ऑप्शन का चयन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, फ्रायड ने विस्मरण को परिभाषित किया है, ठीक है, लेकिन परिभाषित किस रूप में किया हुआ है यह आपको सही परिभाषा इसमें देखनी है कि फ्रायड के अनुसार कौन सी परिभाषा इसमें से सही है। ठीक है, देखो, फ्रायड ने कहा था विस्मरण को प्रयास करते हुए कि विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। प्रश्न में दिया गया प्रथम विकल्प जो है मन तथा द्वितीय विकल्प ड्रेवर द्वारा परिभाषित किया गया है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रथम विकल्प मन द्वारा है और द्वितीय विकल्प ड्रेवर द्वारा है। ये मन ने कहा है और ये ड्रेवर ने कहा है। ठीक है, तो तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है विस्मरण की परिभाषा वह फ्रायड के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखिए, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन देखिए, वाटसन द्वारा, कोफका द्वारा, कोहलर द्वारा या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? देखिए, SOR जो है नामक सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था। रॉबर्ट वुडवर्थ का संबंध गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान से है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा रॉबर्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, रॉबर्ट वुडवर्थ का नाम नहीं है, लेकिन रॉबर्ट वुडवर्थ जो थे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन देखिए, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके, नामित मापनी कहलाती है, क्रमसूचक मापनी कहलाती है, अंतराल मापनी कहलाती है, अनुपात मापनी कहलाती है। आपको सही आंसर बताना है कौन सी मापनी कहलाती है।
देखिए, बाल मनोविज्ञान में मापनी के 4 प्रकार हैं। नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। ठीक है। अनुपात मापनी में अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, अनुपात मापनी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है आपके संवेदी प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण, या मूल संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। आपको राइट आंसर देना है। देखिए, संवेदी प्रेरक चरण के अंतिम दौर में बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है तथा उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करने लगता है जो सीधे तौर पर दृष्टिगोचर नहीं होती है। इस गुण को वस्तु का स्थायित्व कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक चरण। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? सुगमकर्ता की होनी चाहिए, अनुदेशनकर्ता की होनी चाहिए, प्रशिक्षक की होनी चाहिए, या नियंत्रणकर्ता की होनी चाहिए? राइट आंसर दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है आपके। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, या नियंत्रणकर्ता की? देखिए, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो है सुगमकर्ता की होनी चाहिए। ठीक है। सरलता से सभी चीज़ों को हल कर सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, या लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल बताना है आपको कौन सा है जिसमें देखिए सूक्ष्म गति यानी सबसे छोटी गति हो रही हो, जिसमें चढ़ने में, फुदकने में, दौड़ने में, लिखने में। देखिए, चढ़ेंगे तब भी गति ज़्यादा तेज होगी, दौड़ेंगे तब भी तेज होगी, फुदकेंगे तब भी तेज होगी, लेकिन लिखने में गति जो है सूक्ष्म गति होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, लिखना। अगला देखिए, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है। आप क्वेश्चन को फिर से देखिए, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, सीखने की तत्परता पे, सक्रियता भागीदारी पे, अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन पर, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाने पर। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा सही होगा? देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षिका अपने आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देकर विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय भागीदारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धांक क्या होगा? 20 होगा, 100 होगा, 22 होगा, या 83 होगा? राइट आंसर बताइए। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। उसका बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120, 100, 22 या 83? देखिए, आपने अगर हमारी वीडियोस को देखा हो तो आईक्यू निकालना बहुत अच्छे से बताया है हमने। आईक्यू का जो सूत्र होता है वह होता है आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। ठीक है। तो इस आधार पर अगर इसको हम निकालते हैं तो आ जाता है आपका आईक्यू बराबर मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष, शारीरिक आयु कितनी है? 10 वर्ष, और गुणा 100। ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर 1200 बटे 10। ठीक है। तो 10 से जब हम 1200 को कट करते हैं तो आ जाता है आपका आंसर 120। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समय की शिक्षा इंगित करती है। आईक्यू वाला क्वेश्चन आता ज़रूर है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से सूत्र को जो है लगाना सीखिएगा और आईक्यू निकालना सीखिएगा। समय की शिक्षा इंगित करती है किस पर? ऑप्शन देखिए, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि पर, या समान बच्चों के भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल के शिक्षा पर, या समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल के लिए, या समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा पर। राइट आंसर बताइए, कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल की व्यवस्था समेकित शिक्षा को इंगित करती है। ठीक है। तो
एक ही स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। और आज के समय में समान समय की शिक्षा है। सभी बच्चे जो है विभिन्न रूप से योग्य बच्चे, सामान्य बच्चे, ये विशेष बच्चे, बस सभी बच्चे जो हैं आपके विशिष्ट बालक वगैरह सभी एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसे समय की शिक्षा कहते हैं। अगला देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस प्रकार विकसित कर सकता है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। किस रूप से जो है शिक्षक जो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है अपने शिक्षार्थियों में? देखिए, किसी शिक्षक के चरित्र का स्वभाव का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों पर पड़ता है। यदि शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करे तो स्पष्टतः विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि शिक्षक का जो है अनुकरण करते हैं बच्चे। अगर बच्चे शिक्षक जो है जिस बच्चे को जो शिक्षक प्रिय होता है वह उसका अनुकरण करता है, उसकी तरह बाल बनाएगा, उसकी तरह चलेगा, उसकी तरह बैठेगा, उसकी तरह बोलेगा, ठीक है, उसी की तरह हरकतें करेगा। तो शिक्षक को क्या चाहिए कि वे अपने जो है बर्ताव को आदर्श रूप से व्यक्ति जो है बर्ताव करे, जिससे जो है बच्चों का जो है सामाजिक मूल्यों का विकास अच्छे से हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगला देखिए, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, या शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, या परिवार की आर्थिक स्थिति, या बालक का लालन पालन। अधिगम शैली में अंतर का कारण बताना है। कौन सा हो सकता है? देखिए, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति के परिणाम स्वरूप ही शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा 1 में बच्चों का भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? ऑप्शन सुनिए। पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दूसरा है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तीसरा है सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। या चौथा लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। देखिए, जो कक्षा 1 के बच्चे होते हैं वो भाषा कौशल विकास को निम्नलिखित क्रम में सुनकर होते हैं। जैसे पहले वे सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, यानी सुबोपली, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसे सुबोपली नाम से भी जाना जाता है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम कौन सा है? केवल अनुवांशिकता का है, लालन पोषण और शिक्षा का है, अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का है, केवल वातावरण का है। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा सही है। देखिए, मानव व्यक्तित्व के अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही अंतःक्रिया के परिणाम है। जहां एक और अनुवांशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, ठीक है। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे होते हैं? अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। कैसे शीघ्र सीखते हैं आपको बताना है। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अगला देखिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? देखिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिगम हेतु विविध अनुभवों को उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी। जब शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करें तो शिक्षक को चाहिए कि वे सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराएं, ठीक है। अगला देखिए, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती हैं? प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन देखिए, वे कैसे सीखते हैं, या शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या सीखने की अनुपस्थिति। आपको राइट आंसर देना है। देखिए, शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है इसको संकेत करती हैं वे किस ओर सीखते हैं, ठीक है, वे किस ओर सीखते हैं।
या कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही रहता है ऑप्शन नंबर 1, कैसे सीखते हैं। एक बच्चा जो किसी बीमारी से ग्रसित है वह स्व और वास, ठीक है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो वह किस बीमारी से ग्रसित है, आपको बीमारी बतानी है। शब्द जम्बलिंग विकार है, डिसलेक्सिया है, या डिसलेक्सिया है, या डिस्मोर्फीमिया है, आपको बताना है राइट आंसर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है और बहुत अच्छे से इस बारे में हमने आपको डीपली समझाया है, तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं कि बच्चा अगर सा को वास बोलता है, अनक्लियर को जो है न्यूक्लियर बोलता है, तो क्या अंतर नहीं करवा पा रहा है, तो वह किस बीमारी से ग्रसित है। देखिए, सारी बीमारियां आपको विकार बताए हैं, सभी विकारों के बारे में आपको बताया है, एक एक विकार आपको डीपली समझाया भी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप जाकर उसको देखें, समझें, पाठ को पढ़ें। क्वेश्चन आंसर करने से पहले पाठ को जरूर पढ़ें, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आशा करते हैं आप लोग जाकर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, और पसंद आए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। तो देखिए, डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी एक विकार है, जिससे ग्रसित बच्चा कुछ अक्षरों में जैसे डी को बी बोलता है, पढ़ता है, या विभेद नहीं कर पाता। उसी कारण से सा और वास या अनक्लर या अनक्लियर में अंतर शब्दों में करने में परेशानी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। ठीक है, अगला देखिए, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, या बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, या बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करवाएं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति हो जाए? राइट आंसर दीजिए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति के लिए आवश्यक है कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के लिए के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। ठीक है, जांचने के साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, सुधारात्मक कदम भी जांचने के साथ साथ उठाए जाएं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में किस प्रकार नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? ऑप्शन है आपके, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। किस प्रकार नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, ऐसा कोहल वर्ग का कथन है। ठीक है, तो बच्चों आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और देखिए, हमारे चैनल पर सीटेट के लिए हिंदी की, ईवीएस की और संस्कृत की क्लासेस भी चल रही हैं, और सीडीपी का पाठ्यक्रम आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और बहुत ही अच्छे से आपको बताया हुआ है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से जानकारी दी हुई है। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, लेकिन पैटर्न इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप तक के रिकॉर्ड में मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, एक भी चैप्टर इसमें बदला नहीं है। जब से एग्ज़ाम हो रहा है, जब से नॉलेज में है, तब से लेकर आज तक वही पाठ्यक्रम है, वही चीज़ें आ रही हैं, लौट फिर के घूम फिर के आ रही हैं। बस कहने का तरीका ये है कि पहले किसी और तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता था सीधा सीधा, अब घुमा फिरा के दिया जाता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको करना जो है हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन आप सीधे सीधे याद करेंगे और दिया जाएगा घुमाकर। तो पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पाठ को पढ़िए, समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर करिए। ठीक है, और आपके लिए जो है हमने सुविधा इतनी अच्छी करी हुई है कि सीधे सीधे क्वेश्चन हमने कराए ही नहीं है। ठीक है, और आपको जो है उसमें पाठ्यक्रम दिया है सबसे पहले, फिर पाठ्यक्रम के बाद आपको सीरियल से सारे चैप्टर्स समझाए गए हैं, फिर चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एमसीक्यू करवाए हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पे कमेंट्स किया कीजिए। कमेंट्स करने से हमें मालूम पड़ता है कि आप लोग हमारी कक्षा में रुचि ले रहे हैं। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें जो है अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, और हमारे यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए, हमारे संग ज्वाइन रहिए, और शेयर कीजिए,
आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें, हम आगे उसमें जो है सुधार लाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा और जो है पैटर्न जो है प्रोवाइड करेंगे। तो हमने जहाँ तक है कोशिश पूरी करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जो है पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करा पाएँ। और इतनी तो गारंटी है कि यदि आप हमारी क्लासेस को डेली ज्वाइन कर रहे हैं और डेली देख रहे हैं तो 100% आपका सीटेट एक बार में, पहली बार में ही निकल जाएगा, बहुत अच्छे नंबरों से 130+ में जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ और लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।